मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक़ रख दिया, हर शौक़ को बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। टॉपर्स टॉक में आज एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ चुकी हूँ। हमारे साथ हैं एक बेहद ही खूबसूरत सी लड़की, आर्या तिवारी के नाम से लोग इन्हें जानते हैं, और BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में यूनिवर्सिटी में इन्हें सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो पेरेंट्स जिनके बच्चे नाम कमाते हैं। बच्चे पिता और मम्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। माता पिता का नाम ही बच्चों का पहचान होता है, लेकिन वो बेहद फ़क्र की बात होती है, गर्व का लम्हा होता है जब बच्चों से उनके मम्मी पापा जाने जाते हैं। और आर्या ने ये गौरव का पल अपने परिवार को दिया है। आज टॉपर्स टॉक में आर्या की सक्सेस जर्नी को देखेंगे हम, और क्या बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन में हम, सफलता पाने के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं हम, आज सीखेंगे। आर्या, बधाई हो सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ अभी, ठाकुर जी की कृपा से। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब पता चला कि यूनिवर्सिटी में रैंक मिल गई है, कैसी फीलिंग थी उस वक्त? अब जब पता चला तो उस समय मैं थोड़ी भावुक हो गई थी, क्योंकि वो तमाम जो पल थे 2 साल के, वो सारे याद आ गए। संघर्षपूर्ण जो पल बीता था। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह 6 बजे उठना, फिर जल्दी से रेडी होना, फिर यूनिवर्सिटी आना, फिर यहाँ पढ़ाई करना, उसके बाद फिर यहाँ से जाना, तो सबको एक साथ में किस तरह से सामग्रिक रूप से उसको मेंटेन करना, तो वो सारे पल मुझे याद आ गए, तो थोड़ा भावुक हो गई थी। भावुक हो गई थी जी। अच्छा, आपने बताया कि सुबह उठती थी 6 बजे। कहाँ से आप आती थी पढ़ाई करने के लिए? धनबाद में ही रहती हैं? नहीं, आसनसोल से मैं आती हूँ। आसनसोल, हाँ, 7-8 किलोमीटर अंदर है बर्नपुर। ओके, तो वहीं से मैं आती हूँ। बर्नपुर से? जी। अच्छा, तो बर्नपुर से आप आती थी तो कैसे, ट्रेन से आती थी या बस से, कैसे? नहीं, ट्रेन से आती थी। बर्नपुर से आसनसोल स्टेशन के लिए बस से आना पड़ता था। ओके। और फिर वहाँ से ट्रेन से मैं आती थी यहाँ पे धनबाद। हाँ। और फिर धनबाद से तो यहाँ ऑटो लेकर के। ओके, तो कितना समय लगता था आपको इस जर्नी को तय करने में? टोटल देखे तो 7:45 बजे ट्रेन रहती थी, तो उसके लिए मुझे 7:45 तक किसी तरह घर छोड़ देना। जिस दिन लेट हुई उस दिन 7:45 बजे छोड़ती थी। नहीं तो ऐसे लगभग मुझे 7:30 तक घर छोड़ देना पड़ता था। और यहाँ वही 11:30, 11:45 या फिर 12 बजे यहाँ पहुँचती थी। तो लगभग एक जो क्लास चलती थी आधा घंटा वो लेट से ही पहुँचती थी। तो सर लोगों से मैं बोल दी थी कि सर थोड़ा दिक्कत होगा मुझे, क्योंकि इतना दूर से आती हूँ, और सुबह जो ट्रेन है वो बहुत जल्दी है, करीब 8 बजे तक चली आऊँगी, तब तक यूनिवर्सिटी खुला नहीं रहेगा। तो इसीलिए तो सर लोगों ने कहा खैर कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। ऐसे 2 साल का पूरा जो सफ़र रहा इसी तरीके से संघर्ष में रहा, मतलब आने जाने में जी यही चीज़ें जी जी। लौटती कैसे थी? यहाँ से कितने बजे छुट्टी होती थी और कैसे फिर इसको वापस घर? यहाँ से 2 ट्रेनें थी, एक ब्लैक डायमंड और एक और है हटिया रांची। तो एक 4:40 में थी और एक 4:20 में। तो लगभग मैं 4:20 में यहाँ से लौटती थी। घर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाता था। 7 रात? हाँ, रात का 7। हाँ, मतलब 7 साढ़े 7 में 12 घंटा लग जाता था मुझे दिन का। यही सब में जब वहाँ से चलती थी ना अपने घर से, तो जो मेरा बागान है आगे का, तो उसमें देखती थी कि सूरज की हल्की हल्की रोशनी आ रही है, और जब जाती थी तो कंप्लीट अंधेरा रहता था। तो पता चलता था अच्छा शाम हाँ, पूरा शाम हो गया, पूरा दिन बिता करके, और तब तो अकेले ही ट्रैवल करती थी? जी हाँ, अकेले। मम्मी पापा का तो ध्यान अटका रहता होगा? हाँ जी बिल्कुल। मम्मी तो यहाँ नहीं रहती है, वो गाँव में रहती है। अच्छा। कुछ कारण बस। बर्नपुर में मतलब आप पापा के साथ रहते? जी, पापा, मैं और भाई रहते हैं। अच्छा। लेकिन वो जब भी कॉल करके पूछना या फिर इस तरह कहाँ पर हो, क्या कर रही हो, कहाँ हो, तो अगर फ़ोन साइलेंट में है, नहीं उठाई तो समझ जाते थे कि हाँ वो क्लास में है, और अगर बाहर में है तो फिर आराम से मैं उनसे बात करके और सारी जानकारी दे देती थी। शाम 7 भी बज जाता था
एक और टॉपर से मैंने अभी इंटरव्यू किया है। जी, जी। जैसे जब शाम का वक्त होता है या ठंड के दिनों में साथ जी। जो होती है वो शाम का वक्त नहीं होता है। जी। एटलीस्ट अगर आप अपने कारण पार्टी के मूड में ना हो तो फिर वो आपके लिए एक ऐसा वक्त होता है जब जल्दी होती है घर पहुंचने की। तो क्या कभी ऐसा भी रहता था कि मतलब कंपार्टमेंट खाली हो या आप ट्रैवल कर रही हैं वहाँ पे जो इन्वायरमेंट में और लोग जो हैं वो अच्छे ना बैठे हों, मन में डर आता है कि कैसे पहुँचेंगे, इस तरीके की दिक्कतें हुई या सब कुछ अच्छे से निकल गया? नहीं, ऐसा एक दो बार ऐसा हुआ होगा, थोड़ा बहुत डर। जी, जी। क्योंकि चूंकि मैं एक लड़की हूँ और काफ़ी मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, तो उस दौरान थोड़ा लगता था, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार की जो लड़कियाँ होती हैं ना, उन्हें बाहर निकलने में उतनी छूट नहीं होती। बिल्कुल। तो और पढ़ाई को लेकर के वो भी थोड़ा लड़ झगड़ के, नहीं मुझे जाना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, तो भाई ठीक है, जब पढ़ाई को लेकर के जाना है तो हाँ भाई ठीक है, थोड़ी छूट है, चली जाओ। तो उस दौरान जब वैसा अकेला पड़ता था तो थोड़ा डर लगता था, लेकिन अंदर से नहीं, मैं मजबूत हूँ, मैं कर लूँगी, इसमें है क्या डर, मैं इधर उधर, तो पूरा अंदर में एक जोश रहता था कि नहीं, मुझे इसे चाहे जैसे भी हो ये परिस्थिति संभालनी है। जी। परिवार में मतलब 2 भाई बहन ही हैं आप दोनों? जी हाँ, एक भाई, छोटा भाई है और एक मैं। अच्छा, मतलब बड़ी आप हैं? जी जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ भी? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ भी है। और यहाँ पर वर्णपुर में पापा आप लोग रहते हैं तो खाना वगैरह कौन बनाता है? वो मैं ही बनाती हूँ। आप ही बनाती हैं? और जब मैं चली आती थी तो पापा सब काफ़ी सपोर्ट किए हैं। पापा एक तरह से बोले तो पीजी का जो सफ़र है उसमें पापा का बहुत बड़ा हाथ है सपोर्ट करने में। जैसे अगर उस तरह के पापा जैसे होते कि नहीं मुझे इतने सारे व्यंजन चाहिए ही, तुम बना करके जाओ, या फिर आने के बाद से उस तरह बनाओ, तो ये करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता। मतलब मॉर्निंग में खाना और ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो आप ही बना कर आती थी? नहीं, मैं कभी कभार अगर ऐसा हो समय से, अगर पहले उठ जाऊं तो ब्रेकफास्ट बना देती थी, नहीं तो ऐसे निकल जाती थी, फिर ठीक है तुम बाहर कैंटीन में खा लेना चाहे कभी। हाँ, मैं मैनेज कर लूँगा ऐसे। पापा मैनेज कर यस बिल्कुल। तो मतलब पापा और भाई मिलकर कुक करते थे? बिल्कुल हाँ। और आप फिर कैंटीन से खा लेती थी? हाँ। उसी से दिन भर मतलब गुजरना है जी। ऐसे ही? तो बहुत बार तो भूखे पेट भी पहुंचती होंगी यहाँ? हाँ होता था जी। लेकिन एक सपना देख जब इंसान देखता है ना कि मुझे इस सपने को पूरा करना है, तो उस दौरान चाहे भूख लगे, चाहे सर्दी लगे, चाहे ठंड लगे, वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई मायने रखता है, वो फिर सेकेंडरी हो जाती है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। अच्छा, मम्मी आपने बताया कि गांव पर रहती हैं, उनको कब आपने बताया कि मैं टॉप कर गई हूँ, और उनका रिएक्शन क्या था उसके बाद? अब मैं अभी तक सच पूछे तो मैं अपने मुंह से नहीं बताई हूँ। जब पता चला? पापा को जब पता चला तो वही, अक्सर मेरे पापा थोड़े बहुत जैसे स्ट्रिक्ट टाइप के हैं। उतना ज़्यादा हंसना बोलना, चाहे बच्चों से उतना घुल मिल के ऐसे रहना नहीं। और अगर मेरे बहुत ज़्यादा खुशी की भी बात है तो बहुत कम में उसको जाहिर करेंगे कि हाँ भाई अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये बिगड़ जाएगी। या फिर वो भाई भी है उसके भी साथ, तो उन्होंने काफ़ी कुछ नहीं, लेकिन ऐसे वो बगल वाले कंप्यूटर वाले रूम में जाके ऐसे कहा कि हाँ देखो यूनिवर्सिटी में 2nd रैंक में आई है। अभी तक मेरे सामने नहीं कही है ये बात। तो फिर मम्मी ने कहा, हाँ मम्मी को पता चला, फिर उसने भी कहा कांग्रेचुलेशन ऐसे करके। हम बोले हाँ थैंक यू। और फिर जब अगर ऐसा कुछ आगे जैसे नीट JRF की तैयारी कर रही हूँ, तो अगर कुछ ऐसा लगे कि कैसे करूँगी, चाहे सर दर्द का थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसको लेकर के कि मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसे बोलेंगे कि अरे हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, यूनिवर्सिटी में 2nd रैंक में आना मामूली बात थोड़ी ना है। अच्छा, मतलब उत्साह बढ़ाते? हाँ, उत्साह बढ़ाते रहते हैं इस तरह बोलकर। ओके, भाई ने क्या कहा? भाई भी बहुत खुश है। आमतौर पर मैं जब भी सुनती हूँ ऐसे कि मतलब उतने छोटे भाई बहन को लेकर के उतनी ज़्यादा घनिष्ठता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक दूसरे के प्रति इतनी ज़्यादा एक तरह से बोले तो मतलब वो सेकंड मॉम ऐसे बोलता भी है और समझता भी है। तो बहुत खुश कि अरे मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। ऐसे जब फ़ोन आया ये सब प्रेस रिपोर्टर लोगों का, तो ऐसे कहा कि देखो अब तुम्हारा तो नाम होने वाला है, इंटरव्यू के लिए
बुलाया जाएगा हाँ वो इस भी तरह excited था। वो पूरा एक्साइटेड। अभी जब मैं आने वाली थी तो ऐसे कि जाओ कॉन्ग्रेचुलेशन अच्छे से देना, बहुत मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है, ये मामूली बात थोड़ी ना है, ऐसे करके। अच्छा, तो उसको भी अभी प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे भी अच्छा करना है, दीदी ने तो नाम बना लिया। हाँ ये चीज़ है कहीं ना कहीं कि मुझे अच्छा करना है। और क्यों ना हो, अगर बच्चे जब बड़े वाले, मुझे लगता है ऐसे कि अगर सही रास्ते पे जाते हैं तो छोटे अपने आप वो तो सीख करके उन्हें तो जाना ही पड़ता है, या फिर वो खुद ही उनसे इंस्पायर होकर के चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आर्या पढ़ाई कब करती थी और कितने घंटे पढ़ती थी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि 3 बजे उठ करके पढ़ना, या फिर इस तरह से कि मतलब पूरा देर रात तक के पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं था मेरा कुछ ऐसा रूटीन। क्योंकि मैंने कहा ना अभी कि थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे सर दर्द का, तो ऐसा कुछ नहीं था कि पूरा एक बंधा है रूटीन था मेरा। लेकिन हाँ, मुझे जब पढ़ने का मन करता था, जैसे कुछ घरेलू काम सब भी है जिससे कि हम आम लड़कियों को देखना ही पड़ता है उसे, तो उस चीज़ों को संभालते हुए जब समय मिले तो उस तरह से मैं उस पर तत्पर रहती थी। और मुझे लगता है कि किसी को भी यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो अपने काम के प्रति फोकस रहने से ही उसे कोई भी मंजिल मिलेगी। तो जैसे सुबह 7 से लेकर के 10-11 ऐसे, और अगर सुबह में नहीं आ रही हूँ तो अगर 6 बजे उठ गई तो 6 से 8 इस तरह से 2 घंटे तक। हाँ, मतलब एटलीस्ट मॉर्निंग में पढ़ लेती हाँ थी। मॉर्निंग में, या फिर शाम में, अक्सर शाम में ही मैं ज़्यादातर पढ़ती शाम में थी। ज़्यादातर हाँ पढ़ती थी। क्योंकि सुबह में मुझे कुछ उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। ओके। अच्छा, ये पढ़ाई में आपने ऑथर्स जो हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती हैं, जी। तो क्या मतलब पर्टिकुलरली बुक्स पर आपने फोकस किया या नोट्स बस है कि किसी से नोट्स मिल गया नोट्स पढ़ लेना, ऐसा था कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं जितना सारा जो कि वो खुद से नोट्स बनाई, और जितने सारे ऑथर से जो सिलेबस में थे तो उसको खुद से बुक अगर नहीं पढ़े तो फिर होगा नहीं होगा। क्योंकि नोट्स में तो एक बंधी चीज़ें रहती हैं ना। बिल्कुल। तो एक तरह से कहूँ तो जो एक किताब होती है ना वो पूरे दूध के समान होती है, और नोट्स एक कहें तो एक छेना या फिर खोआ के मिठाई की तरह होती है कि उसे आप खा लिए तो स्वाद मिल गया। लेकिन पूरे शरीर के लिए अगर आपको यदि कुछ एनर्जी लेनी है तो वो दूध ही चाहिए। तो ठीक उसी तरह से यदि आपको ज्ञान लेना है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुत सारे बच्चे जो हैं क्लासेस नहीं आना चाहते हैं कि चलो छोड़ देता हूँ, बंक मार देता हूँ, कुछ भी बहाना बना दूंगा, सर कन्विंस हो गए, एग्ज़ाम तो देने मिल जाएगा, जबकि 25% अटेंडेंस मैंडेटरी है। क्या कहेंगे उन बच्चों को, वो क्लास अगर नहीं आते हैं तो क्या मिस कर रहे हैं? नहीं, क्लास नहीं आकर के बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कुछ ऐसे चाहते हैं जो बच्चे बहुत कि मुझे नोट्स मिल जाएगा मैं घर में उसे कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी आने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी आते हैं, चूँकि ये स्कूल का तो पढ़ाई है नहीं ना, ये कॉलेज लेवल का पढ़ाई है, और इसमें जब तक आप खुद नहीं पढ़िएगा तब तक आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो समझ में नहीं आएगा। ये एक तरह से कहें तो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की पढ़ाई स्मार्ट स्टडी होती है। तो इसमें क्या हो रहता है कि टीचर वो टिप्स बताते हैं कि कैसे आपको आगे जाना है जीवन में, क्योंकि 12th तक तो एक नॉर्मली शिक्षा के लिए आदमी पढ़ता है, लेकिन उसके आगे की जो पढ़ाई होती है ना वो हमारे अपने जीवन को बनाने के लिए, संवारने के लिए पढ़ाई की जाती है। तो उसके लिए आपको टीचर के साथ घुलना मिलना, उसके साथ बात करना, जब तक आप उनकी क्लासेस नहीं अटेंड कीजिएगा, जब तक आप उनसे बात नहीं कीजिएगा, जब तक आप उनसे मिलिएगा नहीं, तब तक नहीं समझ में आएगा कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से मुझे आगे जाना है, कैसे मुझे गोल को अचीव करना है। ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं ना, इन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उन्हें आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, हिंदी विभाग जो है हमेशा चर्चा में रहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का उदाहरण अगर देखना हो तो आई थिंक हिंदी विभाग इज़ द बेस्ट, हमेशा चर्चा में रहता है। और आप ऐसे विभाग में पली बढ़ी, क्या वहाँ के टीचर्स का कैसा नेचर है और स्टूडेंट्स जो आपके साथ में पढ़ाई किए उनका कैसा कोऑपरेशन मिला आपको?
स्टूडेंट से तो अच्छा ही था कोऑपरेशन उनका। जब भी अगर मैं लेट से आऊँ तो किसी से हेल्प लेना हो तो मिल जाता था। और टीचर की बात कहें तो टीचर लोग बहुत एकदम मैंने कहें तो मम्मी पापा की तरह, मतलब लाड़ दुलार देना, प्यार देना और साथ में गलतियाँ दिखाना। अब ऐसे मैं अगर आज कहूँ ओपन कैमरा तो ये बातें पता चलेंगी कि जैसे माँ कैसी होती है तो छोटी छोटी गलतियाँ बच्चों को दिखाती है, ठीक उसी तरह से जो हिंदी की रीता मैम है या फिर मृत्युंजय सर है या मुकुंद सर है, वो छोटी छोटी गलतियों को दिखाए कि मतलब देखो ये अगर नहीं करोगी, इसे अगर नहीं सुधारोगी तो फिर आगे जाके बहुत दिक्कत होगा। ऐसे स्पेशल कॉपी निकाल के दिखाना कि देखो यहाँ ये गलती है, अगर ऐसे नहीं करोगी तो फिर तुम्हें बहुत दिक्कत होगी आगे जाने में। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर जो इस तरह से अगर मुझे नहीं मिला होता तो शायद आज मैं इतना आगे नहीं आ पाई होती। मतलब टीचर्स का बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा। ओके। अच्छा, कुछ बच्चे समझते हैं कि टॉपर का मतलब है कि कॉपी भरनी है, कुछ भी लिख दो, कंटेंट मेन फोकस नहीं है, कॉपी भरी होनी चाहिए। क्या वाकई ऐसा है कि कॉपी भर देने से कोई टॉप कर जाता है? ऐसा नहीं है कि कॉपी भर देने से फिर वो टॉप कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप जो पूछा जा रहा है उसमें तो आपको एक्चुअल में उतना उत्तर देना है, तभी वो मार्क्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसे पूछा जा रहा है कुछ और, आप उसका उत्तर में कुछ और लिखे जा रही हैं, तो अगर आप 10 पेज भी एक प्रश्न के उत्तर दे रही हैं तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पूछा जा रहा है एक्चुअल में वो उत्तर देना है। और जहाँ तक रही बात कॉपी भरने की, तो मैं खुद 3 से 3.5 पेज लिखती थी, ज़्यादा एक आंसर को जो लॉन्ग आंसर है, अरे क्वेश्चंस है। तो उसमें पर्याप्त मार्क्स मिल जाते थे मुझे जितना चाहिए। कंटेंट बेस्ड होना चाहिए। जी बिल्कुल, कंटेंट बेस्ड होना चाहिए, तभी तो वो चीज़ें टीचर भी उतना, टीचर के भी पास समय नहीं रहता है ना कि वो पूरे कहानी पढ़ने जाएगा। उसको तो ऐड देखना पड़ता है कि क्या क्या है, उसने क्या क्या लिखा है, और टॉपिक वाइज वो देखा, अच्छा ये लिखा है, हाँ ठीक है भाई ये तो अच्छा है तो चलो इसको नंबर। तो उस तरह उन्हें भी कॉपी जांचने में सुविधा होती है। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे जो भी हैं मेरे जैसे वो कर रहे हैं पीजी, तो उन्हें ज़्यादातर प्रश्न को समझना चाहिए और उसके बाद उसमें क्या हम किस तरह से उत्तर दें, ये चीज़ को समझते हुए टॉपिक वाइज अगर उत्तर दे रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है आंसर को पाना। ओके, एक सवाल मैं पूछना भूल गई थी लेकिन अब याद आ गया है तो पूछ लेती हूँ। तो शुरुआत से आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ की है और कैसे, ग्रेजुएशन तक कहाँ से आपने पढ़ाई की? शुरुआत की पढ़ाई मैं बर्नपुर से ही की, रामबान आदर्श विद्यालय से। और उसके बाद फिर जो यूजी का सफ़र था वो यहाँ निरसा KSGM कॉलेज से था, और उसमें भी मैंने टॉप किया था 75% मार्क्स से। तो मतलब कॉलेज टॉपर रही थी? जी, और हिंदी में। और फिर उसके बाद यहाँ एडमिशन ली। तो यहाँ जब मैं पहले दिन आई थी तो ऐसे करके जो अमूमन बच्चे होते हैं एक्साइटेड होके, तो ऐसे फ़ोटो ले करके और स्टेटस पे डाली थी। तो जो मेरे वहाँ के टीचर हैं जो बर्नपुर के, एक तो बहुत अच्छे फैमिली रिलेशन है, तो उन्होंने मुझे एक ये दी थी वो कमेंट। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि यूनिवर्सिटी का पहला दिन भले ही कोई न जानता हो, लेकिन यूनिवर्सिटी का आखिरी कदम आपका ऐसा धमाकेदार होना चाहिए जिसकी गूंज पूरे यूनिवर्सिटी सुने। ओके। और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो ये विश था वो सचमुच मुझे काम किया, क्योंकि देखिए इसके पहले भी मैंने पढ़ाई की है और ये भी, लेकिन ये जो विश इतना बड़ा, मतलब पूरा ये करके देना। और पहले ऐसे शिक्षक भी हैं जो कि काफ़ी प्रोत्साहित भी करते हैं कि नहीं आप ऐसे कर सकती हैं, नहीं आप ऐसे जा सकती हैं, ये चीज़ों को पूरा प्रोत्साहित करते रहते हैं। ओके। अच्छा, आपने कहा प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन ताने भी मिलते हैं समाज में। बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, बोलते हैं लड़की है, पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, लड़का ढूंढो, बड़ी हो गई है। कुछ लोग बोलते हैं क्या करोगे पढ़ा करके, अल्टीमेटली तो शादी ही करना है। कुछ लोग बोलेंगे अकेले भेज रहे हो, सोच लेना आजकल बहुत कुछ होता है। तो ऐसे ताने जो हैं क्या आपके भी जीवन में आए? बहुत सारा मिला है, बहुत सारा। अगर कहें तो इस तरह के ताने मम्मी सपोर्ट की है मेरी, और आज भी करती है, ऐसा नहीं है। समाज से लड़ करके आज अगर मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचाई होती तो शायद मैं नहीं पहुँची होती, लेकिन इस तरह के ताने तो समाज की छोड़िए, सबसे पहले मम्मी ही करती है। अगर काम में कुछ इधर उधर कुछ करूँ तो ज़्यादा पढ़ ली हो ना,
ना, इसीलिए ऐसे कर रही हो। तो जितना भी पढ़ो लेकिन मतलब रोटी बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसमें बहुत कभी कभी बुरा भी लगता था, तो मैं उसमें एक कविता लिखी थी। ओके। तो वो मैंने ऐसे करके लिखा था कि हो गया, सुना है देश में हो गया है विकास, पर आखिर आज भी लड़कियों के लिए कहाँ है इंसाफ। रोज़ रात को घर से बाहर निकलने में डरती हूँ मैं, आखिर क्यों, क्योंकि एक लड़की हूँ मैं। वाह वाह वाह, क्या पंक्तियां हैं, क्या पंक्तियां, आपने बिल्कुल सच लिख दिया। अच्छा एक बात बताइएगा, जो आपने बात की अभी, मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि अल्टीमेटली माँ कहती है, हाँ। ये मध्यम वर्गीय परिवारों में ये होता है कि बहुत पढ़ लिख ली हो ना, रोटी बनाना तो सीखना पड़ेगा ही। जी। तो ये जो प्रेशर है, जी। सोसाइटी कब उस लेवल पे पहुंचेगी कि लोग लड़कों को बोलेंगे अच्छा पढ़ लिख रहा है लेकिन रोटी बनाना सीख लो, क्योंकि वो भी नौकरी करने वाली होगी। देखिए, इसके लिए मानसिकता की बहुत बड़ी मुझे लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस पितृसत्तात्मक समाज में बड़े होते हैं ना, तो उस समाज में यही शुरू से सिखाया जाता है कि अगर एक 5 साल की छोटी बच्ची है तो उसके हाथ में एक गिलास पानी देना तुम्हें सीखना पड़ेगा। लेकिन लड़कों को नहीं बोलते, चूंकि ये लड़का है बस कमाएगा। ऐसा नहीं है कि लड़कों का ज़िंदगी संघर्षपूर्ण नहीं है, उनका भी बहुत है, लेकिन फिर भी उनका दायित्व तो बस इतना ही है कि तुम्हें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन एक लड़कियों को कैसे सोसाइटी में रहना है ये भी सीखना है, माँ बाप के सामने कैसे रहना है ये भी सीखना है, कैसे ड्रेस पहनने हैं ये भी जानना है, ऊपर से घर के जितने सारे काम हैं ये भी देखने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये मुझे एक लगता है ना कि जो पितृसत्तात्मक समाज की जो सोच है इस पे डिपेंड करती है, और जब तक ये रहेगी, ये मानसिकता रहेगी, तब तक वो चीज़ कभी नहीं आ सकता है कि लोग लड़कों को बोले कि अगर तुम जितना भी पढ़ रहे हो लेकिन रोटी बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, ऐसा अगर बोल दे तो फिर कहेगा अरे यार ये क्या बोल रही है, लड़की तो है ही घर में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वही सोच है। जी, अभी वो चेंज नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये जो सोच है, जैसे आज के समय में है ना कि एकदम जब शादी करने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम उनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैक्सिमम, चाहे जैसे भी करे, वो इग्नो से करे, चाहे एक सर्टिफिकेट वो एक ताबीज़ के तरह ही मिले, लेकिन वो यूजी का चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल का चाहिए। जी। तो जब तक आज एक हो गया है कि हाँ शादी करनी है तो भाई उसे ग्रेजुएशन कराना होगा, शादी के लिए ग्रेजुएशन कराना है, इसलिए नहीं कराना है कि वो बेटी पढ़ लिख लेगी तो उसे आगे में काम आएगा, इसलिए नहीं कराना। तो हम ऐसा सोचते हैं कि शायद अगर लड़कों की ये डिमांड हो जाए ना कि अगर लड़कियां भी कुछ कमाने लायक रहे तभी मैं शादी करूंगा, तो फिर हम लोग की तो शादी मतलब ये डिमांड लड़कों को करनी होगी। और अभी भी कर रहे हैं, बहुत ऐसे लड़के कर भी रहे हैं कि हाँ मुझे थोड़ी कमाने वाली लड़की चाहिए। ऐसे वो सोसाइटी हमारे सोसाइटी से अलग है, थोड़ी अलग है, ज़्यादा नहीं है। हाँ। लेकिन अभी भी ये चीज़ें उठ रही है समाज में। तो इसका जब विस्तार होगा ना धीरे धीरे, तो फिर हो सकता है कि माँ बाप का ब्रेन खुले, जो भी मेरे नहीं, जो भी और सारे हैं माता पिता, कि नहीं मुझे लड़कियों को पढ़ाना है, चाहे करना है। नहीं तो अमूमन तो यही सोच रही थी, वो अच्छा लड़की है, हाँ ठीक है, किसी तरह ग्रेजुएशन हो गया ना, वो उसके बाद शादी लायक पढ़ ली। पहले था ज़माने में कि चिट्ठी लिखने लायक पढ़ ली सो ठीक है तुम पढ़ ली, ताकि बुरे वक्त में तुम्हें चिट्ठी लिखने का तो सहारा मिले। बिल्कुल। अभी के समय में है कि नहीं, वो भी सोच नहीं है। अभी के समय में है कि अब चाहे जैसे भी है, इसे शादी करना है तो शादी के लायक मुझे उसे पढ़ाना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। इसके बाद उनकी अदर मानसिकता नहीं है कि नहीं मुझे आगे पढ़ाना है, इसके लिए पढ़ाना है, इसके जीवन के लिए पढ़ाना है, ये अगर आगे बढ़ेगी तो मेरा भी नाम होगा, ये चीज़ें नहीं है आज भी समाज में। बिल्कुल, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा आर्या, ये बताइएगा, हिंदी क्योंकि साहित्य है, बहुत बड़ा स्कोप है उसका, वाइड स्प्रेड है, तो कहानियाँ ज़्यादा पसंद आती थी, मतलब गद्य, या आप पद्य पढ़ना पसंद करती थी? नहीं, मुझे एक तरह से कहें तो ऐसे नहीं बोल सकूंगी कि गद्य पढ़ना ज़्यादा पसंद है या पद्य, लेकिन जो कोई फेवरेट सीख भरी अगर ज़्यादा है, मुझे ऐसा जैसे जो शीला टाइप का जो मतलब हाँ अगर कविता है तो उस तरह की कविताएं मैं ज़्यादा पसंद करती थी, जिसमें जो दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कविताएं मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि मेरा खुद का जो जीवन है ना थोड़ा संघर्षपूर्ण
रहा है, अभी भी है। हाँ, हाँ। तो उस दौरान जब मैं हतोत्साहित हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उस दौरान जब वो सारी कविताओं को मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता था कि अरे नहीं, ये तो ऐसे है तो फिर मैं तो कर सकती हूँ। उनकी एक रचनाएं मैं सुनाना चाहूँगी, है कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी ज़रूर, आंसू के कण बरसाता चल। मतलब लोहे के पेड़ हरे होंगे, यानी असंभव चीज़ भी संभव हो सकता है अगर मनुष्य का लगन और प्रयास रहे तो। कितनी बड़ी चीज़ें कही हैं। इस तरह एक और उनकी रचनाओं में है कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, इस तरह। बिल्कुल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि मुझे दिनकर बहुत बहुत प्रिय रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है दिनकर को पढ़ने वाली लड़की जिसे आज आप कैमरे पर सुन रहे हैं, बिल्कुल आपने वो सटीक बात कही है कि लोहे के पेड़ जो हैं वो भी हरे हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो कोई भी जर्नी जो है उसे तय की जा सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। आर्या, आगे क्या बनना है? देखिए, अभी तो ये जो एज होता है ना, इसमें बहुत सारे सपने संजो करके मनुष्य रखता है कि मुझे ये करना है, वो करना है। आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं यहाँ पीएचडी कर रही हूँ तो मुझे प्रोफेसर बनना है, चाहे ऐसे करना है। लेकिन मुझे ऐसे मन में लगता है कि समाज में एक ऐसी पहचान रहे मेरी कि अगर जो लड़कियाँ या फिर जो इस तरह से कुपोषित हैं, चाहे जो समाज में आगे बढ़ के पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं समाज में, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। ऐसा नहीं कि जैसे आमतौर पर उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है, नो डाउट, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि कुछ ऐसा पद मिले, कुछ ऐसा पोस्ट मिले जिससे कि मैं ये लड़ सकूं कि ऐसा नहीं, समाज में ऐसा होना चाहिए, ये बहुत गलत है, ये इस समाज के लड़कियों के लिए ये जो दकियानूसी सोच है, इससे अलग हटके और तब जीवन जीना होगा। तो इस तरह की चीज़ें रहती है मेरे अंदर और इसी पे फोकस भी रहता है कि क्या बनना है। फ़िलहाल तो उतना बड़ा सपना अभी पूरा पता नहीं होगा, यानी वो भगवान जाने। अभी नेट जीआरएफ पे लगी हुई हूँ और उसे क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करना है, जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप स्त्री स्वतंत्रता जो है कहीं ना कहीं अंदर जो है वो आपको हमेशा ऐसे खटखट करते रहता है दरवाजे पे। इसलिए पूछ रही हूँ, लड़कियों के लिए आज भी आसमान का दायरा बड़ा छोटा है जी, और लड़कों को तो खुला आसमान शुरुआत से है। उनके लिए आसमान जो है, वो जो आसमान दिखता है बस वही उनके लिए लिमिट है। लेकिन लड़कियों के लिए लिमिट कभी समाज तय करता है, कभी परिवार वाले तय कर देते हैं। ऐसे में लड़कियां जो है अपने सपने की उड़ान कैसे भर सकती हैं? देखिए, उसके लिए परिवार से ही शुरुआत होती है आपकी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहाँ इस जगह इस चेयर पे बैठी हूँ तो बहुत आसानी से मुझे ये ऐसे मतलब थाली में सजा के मिल चुका है। ऐसे नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत पड़ती है। और आम तौर पर मैं लड़कियों को भी बोलूँगी कि उन लोगों को लगता है ना कि मतलब मैं घर के कामों में उलझी हुई हूँ तो कैसे कर पाऊँगी, या फिर मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है। ठीक है, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। यदि मुझे ये पता है कि ये गॉड गिफ्ट भगवान ने मुझे दिया है कि मुझे घर का खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, अगर एक लड़की के तन में आप जन्म ली हैं तो। लेकिन इसके अलावा, इससे अलग हटके यदि आप कुछ करते हैं ना तो वो आपका एक पहचान बनता है। जैसे मान लीजिए कला के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या राजनीति के क्षेत्र में हो, जो भी औरतें आई हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ा, उन्हें बहुत लड़ना पड़ा है समाज से, और समाज छोड़िए अपने घर से कि मुझे जाना है। देखिए, आमतौर पर जो माता पिता हमारे होते हैं वो क्या करते हैं कि फलाना की लड़की ऐसे की है, ठीक है, ये उदाहरण पेश करते हैं। लेकिन जब उस उदाहरण पे जब चलने की बारी आती है ना तो कोई भी माता पिता को मैं बोल रही हूँ तो वो उसका पैर फिर डरना शुरू कर देते कि अरे ये थोड़ी ना बन जाएगी, ये वो थोड़ी ना बन जाएगी, ये देखो ये आईएएस बन गई तो ये थोड़ी ना बन जाएगी, अरे ये बन जाएगी, पहले आप उसे निकालो तो सही। उसे जब निकालोगे, उसे जब करोगे तब तो। ऐसे देखिए, मैं अपनी एक उदाहरण दे रही हूँ, अपनी बात बता रही हूँ। जब यहाँ यूनिवर्सिटी में जब मेरा एडमिशन हुआ तो जो प्रथम समसत्र था मेरा, तो ऐसे ही 1-2 दिन 4 दिन क्लास करके मैं ऐसे ही छोड़ दी। तो क्योंकि घर से भी अब उतना दूर कैसे जाओगी, तो पापा 2-4 दिन, वो भी 2-4 दिन पापा बाइक से लेकर के आए, फिर लेकर के गए।
कि अकेली वहाँ किसी को जानती नहीं है, कैसे करेगी। तो फिर मैंने कहा उनसे कि आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप कितना दिन तक लेके जाइएगा? वो तो मुझे तो आखिरी में तो एक समय ऐसा आएगा कि मुझे अकेले जाना पड़ेगा। आखिर में माँ बाप जो एक छाँव में बेटी को रखते हैं कि भाई इसे कोई कहीं दाग ना लगे, चाहे ये चारों तरफ से समाज से रहे, लेकिन जब उनकी शादी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी एक अनजान पुरुष के हवाले छोड़ते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ तो मुझे अपना खुद का जीवन बनाना है, तो उसके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ऐसे बोल करके फिर धीरे धीरे जाना शुरू की। कई बार फ़ोन करके मैं, हाँ हेलो पापा, हाँ मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, हाँ मैं यहाँ पहुँच गई, ऐसे करके, और धीरे धीरे देखिए आज यहाँ तक आ गई हूँ। तो घर से लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है। अगर ये कोई बोले कि देखो ये ऐसे पढ़ रही है, तुम्हें बस रोटी ही बनानी है, तो उसे ये जवाब देना होगा कि हाँ ठीक है मुझे रोटी बनानी है, लेकिन उसके अलावा भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है। मैं एक मानव हूँ, एक लड़की होने के साथ साथ सबसे पहले एक मानव हूँ, एक मनुष्य हूँ, और ये मनुष्य का मनुष्यत्व कहता है कि मेरी एक अलग पहचान बने, ताकि उस पहचान से मेरे पास कोई आए। हम तो एक तो जानवर भी, वो भी खाना खाता है, फिर वो भी जो अपना नित्य क्रिया करता है, उसके बाद वो भी बच्चे पैदा करता है। तो ये तो एक लड़की भी करती है और ये एक जानवर भी करता है, जो भी मादा जानवर है वो करती है। तो फिर एक जानवर में और एक लड़की में क्या फ़र्क है? फ़र्क वहीं पे आ जाता है जहाँ पर कि वहाँ एक उनकी अलग पहचान बनती है, चाहे जिस भी रूप में हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रियली आपकी बातें जो हैं वो दिल छू जा रही हैं। अगला सवाल यही रहेगा आपसे, कामयाबी के क्या मायने हैं? कुछ अंक लाना, सबसे बेहतर करना, आसमान छूना, परिवार को खुश रखना, या कोई और मायने जो भी आप समझती हो कि कामयाबी का अर्थ है, हमारे साथ शेयर करें। कामयाबी का अर्थ ऐसा नहीं है कि चंद नंबर ला दिए और फिर हम पूरे टॉप रैंक में आ गए, और अगर हमसे कोई सहायता लेना चाहे तो हम उसे ना दे पाए, ठीक है। कामयाबी का मतलब अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कामयाबी का मतलब होता है ना कि कोई हमसे कुछ सीख करके और इस लायक बन जाए, सकारात्मक रूप में, नकारात्मक नहीं, कुछ हमसे सीख करके इस लायक बन जाए कि उसका भी जीवन कुछ जैसे कुछ संवर जाए, कुछ सहेज जाए, और कुछ मुकाम पर, कुछ एक जगह, कुछ पद प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए अभी मैं अपनी बात से ही हर एक चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया की ज़रूरत नहीं, मेरे पास खुद ही इतने सारे उदाहरण होते हैं। जब न्यू ये तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2014 में, तो उन्होंने एक बार ITI के कुछ बच्चों से ऐसे साधारण ऐसे ही सिंपल बातचीत के लिए वो आए थे। तो उसमें उन्होंने एक बातें कही थी कि सफलता लेने के लिए 2 चीज़ें करना, और उसी से मुझे लगता है कि वो कामयाबी मिल जाएगी। 2 डायरी रखिए, एक डायरी कि क्या करना है वो, और दूसरी डायरी कि कितना हुआ है वो। मतलब आज मुझे क्या करना है वो एक रात पहले उसे तय कर ले, और दूसरे दिन कितना हुआ है जो मैंने तय किया था। तो और ये करके और आज यहाँ तक आए, तो ठीक है वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो भी बने, लेकिन उससे जो बने हैं, ठीक है, जो हम कामयाब हुए हैं, उससे समाज को कितना लाभ हो रहा है, उससे हमारे आस पड़ोस के लोगों को कितना लाभ हो रहा है, हमारे परिवार में कितना लाभ हो रहा है, ये मायने रखता है। हम बहुत बड़े रैंक में आ गए, बहुत बड़े, और अगर तमीज़ से बात करने का मुझे लहजा नहीं पता है, या फिर हमसे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो कुछ सीख नहीं सकते, तो फिर मुझे लगता है कि वो कामयाबी सुकरी विष्ठा के समान है। ओहो, चलिए, वाकई आप बहुत बड़ी बातें करती हैं, एटलीस्ट अपने उम्र से ज़्यादा बातें कर रही हैं आप। लेकिन दर्शकों, आर्या की जो कहानी है, हिंदी साहित्य रहा है इनका जोन, और गद्य और पद्य तो दोनों पढ़ती हैं, इन्होंने बताया भी। परंतु जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर समाज को दर्शाता है, और वो झलक आर्या की बातों में भी आज मिली है। लड़कियों को हजारों तानों से गुजरना पड़ता है, कभी सोसाइटी कुछ कहती है तो कभी परिवार वाले कहते हैं। हालांकि हर ताना बुरा नहीं होता है, कुछ ताने आपको मोटिवेट करते हैं और आप उनका जवाब देने के लिए कुछ अच्छा करते हैं। आर्या की कहानी है, कहानी आपने देखा,
शुरुआत में कुछ पंक्तियाँ मैंने आपको बताई थी। घर के वास्ते कई शौक जो हैं वो मार दिए जाते हैं, खासकर बड़े बच्चे जो होते हैं या परिवार के वो बच्चे जो परिवार संभालते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी जब आप आगे बढ़ चुके हैं और आपने कुछ ऐसा चुन लिया है अपने जीवन के लिए जो आपने सोचा नहीं था, शायद उसमें आपका मन भी नहीं लगता है और मजबूरी में उसे आपने शौक का नाम दे दिया है, तो ये वक्त है अपने वापस उसी सपने को जीने का। हर कहानी में अप एंड डाउन्स होते हैं, आपकी कहानी में भी वो फेज हो सकता है चल रहा हो। आर्या की कहानी मुझे लगता है आपको अपने जीवन को समझने में मदद करेगी और टॉपर्स कैसे अपने जीवन को कामयाब बनाते हैं वो सीखने में भी आपको मदद करेगी।